गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे यह मुझे आशा है। और साथ ही यह भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है एक महामारी फैली है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हम सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस बीच बहुत सारे व्यक्ति विभिन्न राज्यों से हमारे राज्य में, हमारे चंपावत में भी आ रहे हैं। उससे उन लोगों को हमें जागरूक करना है कि 14 दिन कम से कम क्वारंटीन में रहें और उसके बाद ही अपने घर परिवार में जाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखें। इसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना होगा, उनको जागरूक करने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो आप बढ़ते हैं आज आगे। समष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग। उसी कड़ी में कल हमने पढ़ा था कि मुद्रा के विकास से पहले हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। उसकी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ था। यह हम कल पढ़ रहे थे। अब आज हम पढ़ते हैं कि मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह हम सब जानते हैं। साथ ही अब जब आवश्यकता हुई तो उसके एक ही क्रम में, एक ही साथ इस प्रकार से वर्तमान जो मुद्रा का स्वरूप है, ऐसी मुद्रा एक झटके में नहीं आई। तो किस प्रकार से विकास हुआ, थोड़ा हम उस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, जो विकास क्रम मुद्रा का है उसमें सबसे पहले वस्तु मुद्रा हुई, अर्थात जो बार्टर सिस्टम था वह एक प्रकार से वस्तु मुद्रा का ही काल था। और उसके बाद कुछ समय कुछ वस्तुओं को, जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी जैसे सीपी होती थी या कोई और चीज़ों को भी मुद्रा के रूप में उन लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं वस्तु मुद्रा। उसके बाद धातुओं का आविष्कार हुआ, जो हमारा ऐतिहासिक विकास क्रम है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो धातुओं का आविष्कार होने के बाद जो मुद्रा थी वह धातु से बनाई जाने लगी। अब मुद्रा बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया गया, इसमें भी पूर्णता नहीं आई, तो इसको हटा करके पत्र मुद्रा आई। पत्र मुद्रा जिसको हम नोट कहते हैं। धातु मुद्रा में हम अभी भी कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे सिक्के हैं, यह धातु मुद्रा है। यह सांकेतिक मुद्रा रह गया। जब पहले धातु मुद्रा हुई थी उस समय जितना उस धातु का मूल्य था उतना ही उस वस्तु में, उसमें रुपया या मुद्रा लिखा होता था, उसका मूल्य भी उतना ही होता था बाजार में। अर्थात सोने के जो सिक्के होते थे, एक सोने के सिक्के का मूल्य उस सोने के मूल्य के बराबर था, उसको हम पूर्ण मुद्रा कहेंगे। और जो अब सांकेतिक मुद्रा है, अब हम 1 रुपया लिख देते हैं, एक सिक्का बनाकर 10 रुपया लिख देते हैं, उसमें उस जो धातु लगी है उस धातु का मूल्य 10 रुपया नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो सिक्का ढाला जा रहा है उसके द्वारा, 1 रुपये का नोट भी वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, तो उसके द्वारा उसको प्रमाणित किया गया है कि यह 1 रुपया है या यह 10 रुपये का सिक्का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो पत्र मुद्रा है, पत्र मुद्रा के बारे में हम अगले चैप्टर में जब आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे उसमें बाकी पढ़ेंगे। तो पत्र मुद्रा मतलब अब जब मुद्रा पत्र के रूप में कागज में छप गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का, आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, इस 2 रुपये से ऊपर के सारे नोट, 2 रुपया और 2 रुपये से ऊपर के सारे नोट का निर्गमन करता है, छापता है, तो उन पर वह ऑथेंटिक करता है। इस एक कागज पर ऑथेंटिकेशन कर दिया, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपया देने का वचन कर देता हूँ, तो धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, इस प्रकार से उसमें लिखा होता है। इसका मतलब है कि वह विधिमान्य है, सर्वग्राही है हमारे देश में, तो वह 2000 रुपया है उस कागज में जो लिखा हुआ है, तो उसको हम पत्र मुद्रा कहते हैं। इसके बाद पत्र मुद्रा के बाद फिर अगला आया शाख मुद्रा। शाख मुद्रा का मतलब जहां पर विश्वास से मुद्रा का लेन देन किया जाता है। अभी तक हम धातु मुद्रा देखा, सरकार द्वारा ऑथेंटिक थी। उससे पहले किसी विशेष जो धातु का मूल्य था उतना ही उस वस्तु का मूल्य था जिस वस्तु से मुद्रा बनी है, तो कोई समस्या नहीं थी। बाद में जब धातु का मूल्य कम और उसमें लिखा हुआ अधिक था, या कागज का मूल्य कम और उसमें लिखा हुआ अधिक होता है, तो वह हमारी सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा ऑथेंटिक होती है कि यह इतना रुपया है। अब जो शाख मुद्रा है यह विश्वास पर चलती है। शाख मुद्रा का मतलब
वास्तविक मुद्रा नहीं होती है। यह क्या होती है कि एक जो चेक जिसे कहते हैं, चेक में लिख दिया कि इसमें मैं इस व्यक्ति को इतने रुपए दे रहा हूं, तो उस चेक के माध्यम से वो व्यक्ति जाके खाते से पैसे निकालता है। या चेक के माध्यम से हम जब लेन देन करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, चेक के माध्यम से लेन देन करते हैं, तो वह साख मुद्रा है। चेक है, हुंडी है, इस प्रकार की चीजें साख मुद्रा में आती हैं। अब उसके बाद मुद्रा के विकास क्रम में, हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, प्लास्टिक मुद्रा और ई मुद्रा, इसमें ध्यान देंगे। अब जो इसके बाद भी जब हम हमारे पास एटीएम कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं हमारे पास, तो उन कार्ड से भी हम अपना लेन देन करते हैं। मुद्रा को एक कार्ड के या नंबर के माध्यम से हम लेन देन कर रहे हैं, तो वह प्लास्टिक मनी कहते हैं उसको। जब हम वास्तविक रूप से मुद्रा नहीं ले जा रहे हैं या हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, तो एक प्लास्टिक का बना है, इसलिए उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं इसमें। अब उसके बाद और विकास हुआ, और विकास इसमें हुआ कि अब जब इंटरनेट का माध्यम हो गया, सभी लोगों के पास इंटरनेट है, सभी लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं, गूगल पे है, बहुत सारे आपके पास पेमेंट के ऑप्शन है होते हैं आजकल, जिसमें आप अपने खाते से पैसा किसी व्यक्ति को या किसी दुकानदार को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको ई मुद्रा भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बैंक में जाके कैश निकालना नहीं है, जो हम पहले करते थे आज से 10 साल 15 साल पहले। हमने एटीएम में जाके पैसा निकालना नहीं है, जो हम आज से 2-3 साल पहले करते थे। अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, गूगल पे है, तेज है या अमेजन पे है, बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन हैं। भीम ऐप है जो सरकार का ऐप है, या हर बैंक के अपने अपने ऐप्स हैं। तो इस प्रकार से भी हम अपनी मुद्रा का लेन देन कर ले रहे हैं, तो इसको हम ई ट्रांजेक्शन या ई मनी भी हम इसमें कह सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा हम एक वस्तु मुद्रा से लेकर के आज ई मुद्रा तक पहुंच गए, जिसमें हमारे पास पैसा जेब में नहीं है, हमारे खाते में पैसा है, तो हम उस प्रकार से अपना लेन देन कर सकते हैं। तो ये आपके मुद्रा का विकास क्रम था। इसी विकास क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब मुद्रा के कार्य, जो मुद्रा के कार्य हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले एक बार। मुद्रा के कार्य, अब देखिए कि मुद्रा कार्य क्या करती है, फंक्शन ऑफ मनी, क्या क्या काम मुद्रा करती है वो देखते हैं आज हम। मुद्रा के कार्यों में जैसे हमने देखा था कि मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ, अर्थात जो हमारे बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, और जो जो कमियां दूर की वही कार्य बन गई मुद्रा के। बहुत कठिन नहीं है याद करना। जिस प्रकार से हमने कहा कि जो जो कमियां वस्तु विनिमय प्रणाली में हुई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, और वही मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्यों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक और सहायक कार्य में, और तीसरा पार्ट एक आकस्मिक कार्य का भी है, इसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक कार्य। कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, तो आपको प्राथमिक कार्य ही पता होना चाहिए, वहां पर कोई भी कार्य लिख के काम नहीं चलेगा। सहायक कार्य, 3 सहायक कार्य हैं, 2 प्राथमिक कार्य हैं, बाकी आकस्मिक कार्य जो अन्य कार्य हैं वो और भी हैं। तो जो प्राथमिक कार्य हैं, अर्थात जो मुद्रा मूल रूप से जो मुद्रा कार्य करती है, उनको प्राथमिक कार्य कहते हैं। उसमें सबसे पहले विनिमय का माध्यम, अर्थात जब हम बार्टर सिस्टम में देख रहे थे, तो हम दोहरा संयोग ढूंढ रहे थे वहां पर, कि कोई व्यक्ति मिले जिसको मेरी अधिक वस्तु की आवश्यकता है, उसके पास वह वस्तु हो जो मेरे पास कम है। तो हम ऐसी व्यवस्था ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे हम विनिमय करते, वस्तु विनिमय हम कहते हैं उस व्यवस्था को। लेकिन आज क्या है, हमें कोई कुछ ढूंढना नहीं है, हमने पैसे लेने हैं, बाजार में जाना है और विनिमय करके सामान लेके आना है। तो यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम, जो पहला कार्य है मुद्रा का। दूसरा, मूल्य का मापक। एक समस्या बार्टर सिस्टम में थी कि जो सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव था वहां पर, उसको दूर करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया गया, मूल्य का मापन। आज वर्तमान में हर वस्तु का और हर सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में, अर्थात हमारे देश की मुद्रा रुपया है, तो हर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य रुपये के रूप में परिभाषित है। हम उतना रुपया पेमेंट करके उस वस्तु या सेवा का उपभोग कर लेते हैं। तो 2 प्राथमिक कार्य हैं मुद्रा के, पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। ये 2 प्राथमिक कार्य हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सहायक कार्य हैं, इसके अतिरिक्त भी मुद्रा के और कार्य हैं जो सहायक कार्यों में आते हैं। सबसे पहला सहायक कार्यों में मूल्य का संचय। हम देख रहे थे बार्टर सिस्टम में
कि मूल्य के संचय का अभाव था, अर्थात किसी व्यक्ति के पास कोई उत्पादन इस बार बहुत अधिक मात्रा में है, उसको 2 साल बाद या 1 साल बाद वह चाहिए तो वह संचय नहीं कर सकता था, उस समय तक वह रखेगा तो खराब हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में मूल्य का संचय करना आज संभव है। आज जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, अतिरिक्त उत्पादन है, उसको हम बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद जो मुद्रा मिलती है उस मुद्रा को बैंक में जमा करके जब हमारे पास वह उत्पादन नहीं होगा उस समय उस वस्तु को खरीद करके हम उस आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। तो मूल्य को संचित करने में यह मुद्रा कार्य करती है, यह सहायक कार्य है। दूसरा, मूल्य का हस्तांतरण या स्थानांतरण हम कह रहे थे कि यहाँ एक जगह से हमारे पास बार्टर सिस्टम में देखा था हमने, कमी क्या थी कि हमारे पास एक गांव में बहुत अधिक जमीन है, मकान है, हम शहर में बसना चाहते हैं तो वहां से उठा करके यहाँ नहीं ला सकते हैं, ये बार्टर सिस्टम की कमी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूल्य का हस्तांतरण, हमने गांव की जमीन या मकान को बेच करके उस जो मुद्रा प्राप्त होगी उस मुद्रा से हम जहां चाहें वहां खरीद सकते हैं। तो यह आपका मूल्य का हस्तांतरण की प्रक्रिया मुद्रा द्वारा हुई। तो मुद्रा का सहायक कार्य हो गया दूसरा, मूल्य का हस्तांतरण। अगला है स्थगित भुगतान का आधार। स्थगित भुगतान का आधार अर्थात वहां समस्या थी कि एक वस्तु की मात्रा या उत्पादन इस बार बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। माना हम कहें कि गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, पूर्ति बहुत अधिक हुई है, तो इस समय गेहूं का मूल्य उतना अधिक नहीं होगा। किसी ने एक बोरा किसी को उधार दिया 1 कुंटल गेहूं, तो अब 1 साल बाद वो ले रहा है। इत्तेफाक से अगर उस समय जो उत्पादन है बहुत गिर जाए तो दोनों समय के मूल्य में अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पूर्ति अधिक है पहले वर्ष में तो इसका मूल्य कम रहा होगा, और पूर्ति बहुत कम होगी तो उसका मूल्य उस समय अधिक होना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति 1 कुंटल ही उस समय मांगता है। तो यह समस्या थी, स्थगित भुगतान जो हम उधार ले रहे हैं उसकी समस्या थी। तो यह आज कोई समस्या नहीं है। आज हमने उधार लिया रुपए के रूप में, जितना रुपया है उसके बाद हमने उस रुपए में पेमेंट कर दिया। तो यह भी मुद्रा का कार्य है सहायक कार्य के रूप में। तो मुद्रा के मुख्यतः 2 कार्य हैं, प्राथमिक और सहायक। प्राथमिक 2 कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। और सहायक कार्यों में मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण और स्थगित भुगतान का आधार, ये सब मुद्रा के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त हमने और यहाँ एक लाइन और डाली नीचे, आकस्मिक कार्य लिखे हैं। आकस्मिक या अन्य कार्य, इसमें साख का आधार। साख क्या होता है, जब हम व्यापारिक बैंक पढ़ेंगे उस समय साख के बारे में पढ़ेंगे। आय वितरण अर्थात हमने जब राष्ट्रीय आय पढ़ा था उसमें द्विक्षेत्रीय मॉडल हमने अर्थव्यवस्था आय का चक्रीय प्रवाह देखा था। उसमें आय का वितरण किस प्रकार से, जो उत्पादन के साधन हैं उन साधनों के बीच आय का वितरण हम किस प्रकार से करते हैं वो देखा था। अधिकतम संतुष्टि अर्थात मार्शल ने मुद्रा के को अधिकतम संतुष्टि के रूप में मापा है, मुद्रा के रूप में संतुष्टि मापी है। तो उसके लिए पूंजी की तरलता और शोधन क्षमता की गारंटी, इस प्रकार से यह सब मुद्रा के कौन से कार्य हैं, ये मुद्रा के सहायक कार्य हैं। जो अन्य आकस्मिक कार्य हैं जो मुद्रा करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मुद्रा के जो कार्य हैं उन कार्यों के बाद जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य, ध्यान दीजिए, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कार्य मुद्रा के हैं, इनका ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति यहां लिखा है, मुद्रा की मांग यहां लिखा है, ध्यान दीजिए। अब जिस प्रकार से आपने मांग के नियम में पढ़ा था कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा उसकी कीमत का निर्धारण होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी अब हम मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पढ़ेंगे, जिससे हम देखेंगे कि उसकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो कितनी हो रही है, या बाजार में जो बैंक ब्याज दरें हैं वो किस प्रकार से कम अधिक मांग, पूर्ति और मांग से प्रभावित होती हैं, इसमें पढ़ेंगे। मुद्रा की पूर्ति का जो बातें हैं, मुद्रा की पूर्ति में हम देखते हैं कि जो मुद्रा की पूर्ति है वह देखता है कि एक देश में मुद्रा की पूर्ति का जो अभिप्राय है वह यह होता है कि चलन में मुद्रा का कितना स्टॉक है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि एक देश में जो मुद्रा चलन में है वह कितनी है, उसको हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अर्थात मुद्रा आपूर्ति मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को सम्मिलित करती है जो जनता के द्वारा
व्यय योग्य रूप में रखी जाती है। अर्थात मुद्रा पूर्ति उस पूर्ति को कहेंगे जो जनता द्वारा अपने व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए अपने पास या बैंक के पास रखी जाती है, उसको हम मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक कहेंगे। हम केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंकों के पास जो जमाएं हैं, जो उनकी अपनी संपत्तियां हैं, उसको हम मुद्रा की पूर्ति नहीं जोड़ेंगे। ध्यान देंगे, मुद्रा की पूर्ति में हम केवल उस भाग को लेंगे जो भाग जनता के पास है, भले वो अपने पास नकद रूप में रखा हो या उन्हें अपने बैंक खातों में रखा हो, वह सब मुद्रा की पूर्ति है। उसके घटक हम पढ़ेंगे। और इसमें ध्यान देना यह है कि जो केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंकों की अपनी संपत्ति है, अपनी आय होती है, उसको हम मुद्रा की पूर्ति का घटक नहीं मानेंगे, ये ध्यान देना है। तो इसमें मुद्रा की पूर्ति में जो अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम भारत में मुद्रा की पूर्ति की गणना करते हैं, इसके हमने 4 फैक्टर लिए हैं, M1, M2, M3, M4। 4 घटक हैं इसमें, M1, M2, M3 और M4। तो M1 का मतलब है, जो M1 मुद्रा की पूर्ति है, उसका मतलब है कि जनता के पास नकद जमाएं कितनी हैं, अर्थात कोई व्यक्ति अपने पास नकद कितना पैसा रखता है, ये है। दूसरा है व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं। व्यापारिक बैंक कौन से? जिन बैंकों में जनता अपने खाते खोलती है उसको व्यापारिक बैंक कहेंगे। रिजर्व बैंक जो है वह व्यापारिक बैंक नहीं, वह केंद्रीय बैंक है। तो व्यापारिक बैंक, जितने भी बैंक होते हैं, उनके पास लोगों ने कितनी जमाएं रखी हैं। मांग जमाएं मतलब जो बचत खाते की जमाएं हैं, उनको मांग जमाएं कहेंगे, जिनको कभी भी वो जाके निकाल सकते हैं। जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे, व्यापारिक बैंक पढ़ेंगे, उसमें हम खातों के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं था, जो बचत खाते में है वो, और पहला अपने घर में अपनी जेब में पैसा रखा है नकद, वो। दूसरा अपने पास जमाएं जो बैंक के पास हमने बचत खाते में जमा की हैं। तीसरा अन्य जमाएं, ये कौन से जमाएं हैं? जो आरबीआई के पास जो बैंकों द्वारा मांग जमाएं की जाती हैं, वह अन्य जमाएं भी M1 में आती है। तो M1 के 3 घटक हो गए, जनता के पास नकद, और जनता का व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, और अन्य मांग जमाएं आरबीआई के पास जो बैंकों द्वारा जमा की जाती हैं। तो ये M1 है। दूसरा इसमें घटक शुरू होता है M2। M2 थोड़ा सा हटके है, M1 प्लस, अर्थात ये सबके साथ डाकघर, हम जानते हैं जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी हमारे खाते होते हैं, वहां भी बचत खाता होता है, वहां भी हम जमा करते हैं। तो ये सब M1 और M2 आ गया। M1 जनता के पास नकद मुद्रा, बैंक के पास जो मांग जमाएं थी बचत खातों में या अन्य मांग जमाएं थी, और M2 हम जाते हैं तो प्लस उसके साथ डाकघर के पास मांग जमाएं, जो डाकघर में जो हमारे बचत खाते होते हैं, उन खातों में कितनी हमने पैसे जमा किए हैं, ये M2 हो गया। M3 की ओर बढ़ते हैं हम। M3 में देखिए, M3 है M1 प्लस, अर्थात जनता के पास ये जो जमा थी नकद मुद्रा, बैंक के पास मांग जमाएं, बचत खाते की पैसे, अर्थात नकद और बचत खाता, साथ में सावधि जमा जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, वह इसमें आ जाएगा M3 में। M4 में आ जाएगा M3 प्लस, अर्थात जितने यहां तक हैं वो, प्लस डाकघर के पास सभी जमाएं, किसको? NSC को छोड़ करके डाकघर के पास सभी जमाएं इसमें आएगा, अन्य जमाएं सभी जमाएं किसको? NSC को छोड़ करके। इसमें आपका ये मांग जमाएं भी आ गया, और जितनी भी हम डाकघर में खाते खोलते हैं उस NSC को छोड़कर सारे उसमें, भले हमारी RD हो या कोई भी खाते हो, वह सब इसमें M4 में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अब इसमें थोड़ा मुद्रा की तरलता एक शब्द आता है। तरलता क्या है? तरलता का मतलब जो मुद्रा हमारे पास है उसको हम नकद रूप में जो रखते हैं उसको तरल मुद्रा कहते हैं। नगद रूप में जो रखी गई है वह कौन सी मुद्रा है? तरल मुद्रा है, उसी की तरलता कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास या तो अभी नकद रूप में है या हम जल्दी से जाकर के उसको नकद कर सकते हैं, तो सबसे अधिक तरल ये वाली हुई। ये जो आपका M1 है वह सबसे अधिक तरल है। M1 जो है वह सबसे अधिक तरल रूप है मुद्रा का, क्योंकि अपने पास कैश जमा है जेब में या बैंक में जाकर के हम अपने खाते से निकाल सकते हैं, ATM से निकाल सकते हैं जो बचत खाते में पैसा है। इसलिए सबसे तरल कौन सा पार्ट है? M1 सबसे तरल है। उसके बाद M2 जो है, M2 में M1 से थोड़ा कम तरलता है,
क्योंकि M1 में हम बैंक से अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और M2 में हम एकदम एटीएम सब पोस्ट ऑफिस के पास नहीं है अभी, तो हम थोड़ा पोस्ट ऑफिस खुलने का हम वेट करते हैं तभी जाके पैसा निकाल पाते हैं, थोड़ा कम तरलता है। उसमें तो एकदम तरलता थी, सबसे तरल हमारे पास जो जेब में है वो, फिर उससे साथ कौन सी जो हमारे पास कौन सी है, जो हमारी बचत खातों में जमा है जिसको हम एटीएम से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद M2 में आता है हमारा डाकघर के पास मांग जमा है, M1 प्लस हमारे पास नकद जमा है प्लस डाकघर के पास मांग जमा है, जो हमने डाकघर में बचत खाते खोले हैं उन खातों में से हम निकाल सकते हैं, तो ये M2 हो गया। अब M3 बैंकों के पास सावधि जमाएं, M1 प्लस सावधि जमाएं। सावधि जमाएं कौन सी, अर्थात M1 तो ये दोनों हैं, सावधि का मतलब जिसको हमने एक बार जमा कर दिया तो एक निश्चित समय, जब जितने समय के लिए जमा किया है उतने समय बाद ही हम उसमें से निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं सावधि खाता। अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सावधि खाते के बारे में। तो यह कम तरल है क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा, भले हमने 1 साल के लिए एफडी किया है या 5 साल के लिए एफडी किया तो हमें उस समय तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए यह क्या है, कम तरल है। और उसके बाद M4 में डाकघर की सभी जमाएं, डाकघर में भी हम एलएससी खोलते हैं, डाकघर में भी एफडी होती हैं, तो M3 प्लस ये इस प्रकार से आपका सभी जमाएं ये आ गया। तो अब ये है मुद्रा की पूर्ति के घटक। हम अपने पास मुद्रा की पूर्ति कितने रूपों में रखते हैं, यह मुद्रा की पूर्ति के घटक थे। अब हम देखते हैं कि मुद्रा की मांग कहां होती है, ये तो पूर्ति थी। मुद्रा की मांग अर्थात हम मुद्रा को अपने पास रखते क्यों हैं, है ना, हम अपने पास मुद्रा को रखते क्यों हैं, उसी सिद्धांत को कीन्स ने एक नाम दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया अगर नहीं है तो। अब कीन्स ने एक सिद्धांत दिया, तरलता पसंदगी। अर्थात कोई व्यक्ति कितनी मुद्रा को तरल रूप में रखना पसंद करता है, उसके इस गुण को, इस व्यवहार को तरलता पसंदगी कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने पास तरल रूप में कितनी मुद्रा को रखना पसंद करता है या रखना चाहता है, उसको हम कहेंगे तरलता पसंदगी। अब तरलता पसंदगी के कितने कारण हो सकते हैं, यहाँ पर 3 कारण है, अर्थात मुद्रा की मांग, वही तरलता पसंदगी ही मुद्रा की मांग है। हम अपने पास मुद्रा की मांग क्यों कर रहे हैं, हम अपने पास पैसा क्यों रख रहे हैं कैश में, या हम अपने पास जो बचत खाते में क्यों रख रहे हैं, बाकी पैसा हम एफडी करते हैं या कोई अन्य खर्च अन्य जगह निवेश करते हैं उसको, लेकिन एक सीमा है, एक लिमिट हमारी आय की है, जिस आय का एक निश्चित भाग हम क्या करते हैं, कुछ अपने पास तरल रूप में रखते हैं, कुछ बैंक की जमाओं में रखते हैं। तो उसके जो कारण हैं तरलता पसंदगी यही है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग या कोई व्यक्ति कितनी मुद्रा को तरल रूप में अपने पास रख रहा है, उसको हम तरलता पसंदगी कहते हैं। तो वही मुद्रा की मांग है। अब उसके उद्देश्य हैं, हम किन उद्देश्यों से तरलता पसंदगी करते हैं। पहला है सौदा उद्देश्य, अर्थात ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं इसको। सौदा उद्देश्य का मतलब हो गया दिन प्रतिदिन के, डे पर डे के जो हमारे खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए, अर्थात दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं उनको पूरा। जैसे आपका देखते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं नौकरी करता है या उसकी आय का जो साधन होते हैं वह एक निश्चित समय बाद उसको आय मिलती है। जैसे वेतन वाला है तो 1 महीने बाद वेतन मिलता है, या कोई घर में सब्जी दूध इस प्रकार से वो भी एक निश्चित समय बाद ही उसको पैसा मिलता है, हफ्ते में मिले जब भी मिले। तो इस बीच में आज पैसा मिला, आज के बाद अगले पैसा मिलने तक, अगली तनख्वाह मिलने तक, तो वो पैसा कहां से, अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे के लिए वह व्यक्ति अपने पास अपने घर में नकद रूप में रखता है, या थोड़ा अधिक लंबा समय है तो वह बचत खाते में पैसा जमा रखता है, ताकि उसके महीने का खर्चा जो दिन प्रतिदिन उसके व्यय हो रहे हैं उनके लिए सौदा उद्देश्य, ऐसे घर के जो भी व्यय हैं उनको पूरा करने के लिए इस रूप में रखता है। अब उसके बाद दूसरा उद्देश्य होता है दूरदर्शिता उद्देश्य। इसको आकस्मिकता उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। दूरदर्शिता या आकस्मिकता उद्देश्य प्रिकॉशनरी जो मोटिव है,
इसको हम आकस्मिकता भी कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप ही लोग भी कभी जिसके पास जेब खर्चा मिलता है तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि जो पैसा आपके पास है वो पर्स में रखते हैं, लेकिन कुछ पैसा साइड की जो पर्स की साइड जेब है उसमें रख देते हैं। क्यों? क्यों? कभी कुछ आवश्यकता ऐसी पड़ जाए कि मेरे पास ये पैसे खर्च हो जाएं, और या जितने मेरे पास यहाँ पैसे हैं उससे अधिक कुछ खर्चा मुझे कहीं करना पड़े, तो उस समय से वहां से निकाल लेते हैं, और जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ, पैसे आए, फिर वहां दोबारा रख दिया। वो है आकस्मिकता उद्देश्य। अर्थात जो हम दैनिक जीवन के खर्चे हैं वो ठीक है, सौदा उद्देश्य में आ गए, लेकिन जीवन में अनेक आकस्मिकताएं आ जाती हैं। माना हम परिवार की बात करते हैं, अब परिवार में कभी कोई अचानक बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को अचानक पैसे देने पड़े, इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए भी पैसा हम अपने पास नकद रूप में रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं दूरदर्शिता उद्देश्य या आकस्मिकता उद्देश्य। अब जो तीसरा है सट्टा उद्देश्य, अर्थात सट्टा उद्देश्य का मतलब होता है सट्टे लगाना, बाजार से पैसा कमाना। सट्टा उद्देश्य का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? पैसे से पैसा कमाने के लिए। जो व्यापारी लोग हैं, जो सट्टा खेलते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो पैसा अपने पास रखते हैं ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पैसा वहां दे सके। शेयर मार्केट के जब शेयर जो लोग खरीदते हैं, बहुत मिनटों सेकंडों में शेयर फटाफट घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए अगर उनके पास उस शेयर वाले खाते में पैसा होगा, जिसे हम शेयर अकाउंट का जो खाता होता है, डीमेट अकाउंट, वो भी हम मान सकते हैं, उसमें जो पैसा रखा होगा उसने, वो कहीं यूज नहीं करना, उसको ब्याज भी नहीं मिलना है, लेकिन उस जैसे ही उसने देखा कि शेयर सस्ता हो गया, तुरंत खरीदना है, तो वहां से पैसा वो खरीद लेगा। तो यह सट्टा उद्देश्य। या कभी कोई व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपने पास कैश रखते हैं ताकि कभी कोई व्यक्ति आए कि भाई मेरे पास ये सामान है, मैं इसको बेच रहा हूं और मुझे इतने रुपए चाहिए। अब उसको नगद रुपए चाहिए तो नगद देना है, तो नगद देने के लिए भी जो दुकानदार अपने पास कैश रखता है ताकि उस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर सकूं और कम से कम मूल्य में खरीद सकूं, तो यह भी सट्टा उद्देश्य के लिए पैसा रखते हैं। तो ये तीन उद्देश्य हैं जिससे हम मुद्रा की मांग करते हैं, जिसे हम तरलता पसंदगी भी कहते हैं। तरलता पसंदगी फिर सुन लीजिए, अर्थात कोई व्यक्ति अपने पास नकद रूप में मुद्रा जो रखने की उसकी आवश्यकता है या उसकी प्रवृत्ति है, उसको हम तरलता पसंदगी कहते हैं। तरलता मतलब मुद्रा को कैश रूप में रखना, मुद्रा को अधिकतम तरल रूप में रखना ताकि वो जल्दी आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल सके, वो तरलता पसंदगी है। तो इसके तीन उद्देश्य हो गए, सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर लाल से लिखा है हमने कि ब्याज दर के प्रति बेलोज। आपको मैंने कीमत की लोज पढ़ाई थी, जो मांग की कीमत लोज पढ़ाई थी, उसमें देखा था कि कीमत के परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर हम देखा था कीमत में हमने बहुत परिवर्तन कर दिया लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको हम बेलोज मांग कहते हैं। अब ये जो दो हैं, सौदा और दूरदर्शिता, इतना व्यक्ति को अपने पास कैश रूप में रखना ही रखना है, भले ही ब्याज दर कितनी भी हो जाए, कितनी भी बढ़ जाए, वह उसको कम अधिक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो दैनिक जीवन के खर्चे हैं उसको करने ही हैं। जो दूरदर्शिता उद्देश्य रखा है उसने पैसा वो रखना ही है। इससे यह ब्याज दर का अधिक परिवर्तन होने को इसको अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह क्या है? ब्याज दर के प्रति बेलोज है। ये दोनों ही, सौदा उद्देश्य भी और दूरदर्शिता उद्देश्य भी, जो ब्याज दरें हैं उन ब्याज दरों के प्रति बेलोज है। क्योंकि जब हम पैसा बैंक में रखते हैं, बचत खाते में, हमारे पास कैश में है जेब में, तो कोई ब्याज नहीं मिलना है। हमारे पास बचत खाते में है 3-3.5% ब्याज मिलता है, आजकल तो और भी कम हो गया। अगर हमने एफडी कर दिया, थोड़ा और उसको तरलता कम कर दी, तो वह हमें 4.5%, 5%, 6% तक ब्याज या 7% तक ब्याज मिल सकता है। तो इस ब्याज दर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्याज दर के प्रति बेलोज है। अर्थात ब्याज दरें घटती बढ़ती हैं, इस उद्देश्य के लिए मुद्रा रखने का जो मात्रा है वह अधिक घटती बढ़ती नहीं है। तो यह क्या हो गया? आपका बेलोज हो गया। अब जो सट्टा उद्देश्य है, सट्टा उद्देश्य का मतलब है कि व्यक्ति अपने पास पैसा रखता है क्योंकि वह उस पैसे से पैसा कमा सके। अगर ब्याज दरें गिर जाएंगी तो वह उस पैसे को अपने पास कैश में रखेगा कैश के रूप में, वह बाजार में या वह सट्टे में नहीं खेलेगा।
अगर ब्याज दर बहुत बढ़ जाएंगी तो वह पैसा नहीं रखेगा, वो सब पैसा बैंक में दे देगा, क्योंकि सट्टे में रिस्क है, बैंक का फिक्स ब्याज मिलना है तो पैसे को बैंक में जमा कर देगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे ब्याज दरें घटती बढ़ती हैं, यहाँ भी जो सट्टे के लिए मुद्रा की मात्रा है वो भी बढ़ती घटती रहती है। ब्याज दर बढ़ेंगी तो पैसा बैंक में जमा कर देगा, बिना रिस्क के उसको पैसा मिल रहा है, वहां से ब्याज मिल रहा है, इसलिए वह लोचदार है, अर्थात बहुत अधिक लोचदार है यहाँ पर सट्टा उद्देश्य के लिए, क्योंकि ब्याज दर बढ़ी तो वह रिस्क लेना चाहेगा, बैंक में जमा करे। ब्याज दर घट गई तो वह वो सोचता है कि इतना सा रिस्क क्या है, इतना सा ब्याज से क्या करना है, अगर मुझे फायदा मिलेगा, मुझे कोई मौका मिल जाएगा तो मैं बहुत अधिक पैसे कमा लूंगा, इसलिए वह सट्टा उद्देश्य में अधिक पैसे उसके लिए रखता है। तो यह जो सट्टा उद्देश्य के लिए जो पैसा है, जो तरलता पसंदगी है, वह ब्याज दर के प्रति क्या है, अत्यधिक लोचदार है। तो एक टर्म और बच गया इसी में, इसमें एक और चीज बच गया है जो लास्ट है। इसमें अब एक आता है, एक शब्द है, किताब में देखा हुआ आपने, तरलता जाल। तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप मतलब है जाल, अर्थात जब अर्थव्यवस्था इस प्रकार के तरलता के जाल में फंस जाती है तो वह लिक्विडिटी ट्रैप है। अब इसमें देखिए पहले, यह तरलता जाल है क्या, जाल क्या है, अर्थात जब तरलता कम होते होते, तरलता बढ़ते बढ़ते तरलता बहुत बढ़ जाती है, तो उसके बाद अभी जब हम इसको अधिक अच्छा समझेंगे, जब आप उसको पढ़ लेंगे, शाख निर्माण पढ़ लेंगे, रिजर्व बैंक के कार्य वहां अच्छा समझेंगे, या थोड़ा समझ लें, तरलता जाल किसी भी अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। अभी तक मैंने कहा इकाई से अधिक लोचदार तो थी उसमें सट्टे के लिए, लेकिन तरलता जाल ऐसी स्थिति है कि जो ब्याज दरें हैं वह कितनी भी जहां तक कम हो सकती हैं। अब ब्याज दरें परिवर्तित, ब्याज दर की भी लिमिट है, जैसे माना कोई उद्योगपति बैंक से ब्याज ले रहा है, या कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन ले रहा है, उसके बदले ब्याज देना होता है, तो जो दर है, ब्याज दर कम होती है तो लोग अधिक लोन लेंगे, ब्याज दर बढ़ती है तो लोग कम लोन लेते हैं। तो जब ब्याज दर एक लिमिट में आकर के उससे कम नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति फिर भी बढ़ती जाती है, अर्थात ब्याज दर परिवर्तन नहीं है लेकिन मुद्रा की पूर्ति परिवर्तन होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं तरलता की स्थिति क्या हो गई है, यह इकाई से अर्थात अनंत लोचदार हो गई, इसमें पर अनंत लोचदार हो जाती है मुद्रा की पूर्ति, तो उस स्थिति को, बाजार की उस स्थिति को हम तरलता जाल की स्थिति कहते हैं। यह पूर्णतः तरलता पसंद की दशा है। लोग यहाँ बैंक में पैसा जमा भी नहीं करना चाहते हैं और बैंक से उधार भी लेना नहीं चाहते हैं, निवेश भी नहीं करना चाहते हैं, वह अपने पैसे को अपने पास रखे रहते हैं, क्योंकि जब बैंक में ब्याज दरें कम होती हैं तो उस समय जो बाजार में जो शेयर है, शेयर मार्केट के दाम बढ़ते हैं, बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं, तो ब्याज दर कम, उस समय बॉन्ड भी कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्याज दर कम हो गई तो बॉन्ड कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि बॉन्ड के जो रेट अधिकतम होंगे उस समय। कब खरीदते हैं लोग, जब रेट गिरते हैं तब खरीदते हैं, और जब रेट बढ़ते हैं तब उसमें बेच देते हैं ताकि उनको फायदा हो। तो ऐसी स्थिति में वो लोग बॉन्ड अर्थात शेयर मार्केट में पैसा लगाते नहीं है, निवेश भी नहीं करते हैं, क्योंकि निवेश करने की भी लिमिट खत्म है। वह सोचते हैं कि भविष्य में कुछ ऐसा अर्थव्यवस्था में होगा जब हम अपना पैसा निवेश करेंगे, इसलिए पैसे को अपने पास बिल्कुल तरल रूप में रखते हैं, उसको हम तरलता पसंदगी कहते हैं। तरलता पसंदगी की स्थिति में जो इंटरेस्ट रेट है वो लोएस्ट हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, और मार्केट में लिक्विडिटी अर्थात तरलता बढ़ने के सामान्यतः इन्फ्लेशन होता है, अर्थात जब हम देखते हैं बाजार में पैसा अधिक बढ़ता है तो उस समय क्या होता है, बाजार में पैसा जैसे जैसे बढ़ेगा उस समय वस्तु के जब मूल्य बढ़ते हैं, वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं मुद्रा प्रसार या स्फीति हो जाती कहते हैं, इन्फ्लेशन हो गया कहते हैं। तो उस स्थिति में जब आप देखें कि तरलता पसंदगी वाली स्थिति में मुद्रा की पूर्ति बहुत अधिक है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन नहीं होता है, यह भी ध्यान देना है इसमें।
दूसरा, लोग अपनी अधिकतम सेविंग कर लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, खर्च भी कम करते हैं। वो सोचते हैं, एक भय होता है कि भविष्य में शायद और पैसे की शॉर्टेज होगी, ऐसा कुछ भय होता है, तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था कोई आ जाती है, इसको हम चित्र दिखा सकते हैं इस प्रकार से आपके, ये है। अब हमने जब पढ़ा था, ये ब्याज दर है और ये आपकी मुद्रा की मांग है। मुद्रा की मांग कौन सी? सट्टा उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। क्योंकि आपने देखा था कि जो दो उद्देश्य थे, सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य, उसमें जो मुद्रा की मांग थी वह बेलोज थी, कोई असर नहीं था। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है। अब जैसे हम इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये आपका उल्टा संबंध है। ब्याज दर घटती है तो हम मुद्रा अधिक मांग करते हैं मुद्रा की, बाजार से हम बैंक से अधिक लोन लेते हैं। ये है, ये माना ब्याज दर है। यहाँ पर ए बिंदु पर उस समय मुद्रा की मांग कितनी हो रही है, बैंक से लोन कितने जा रहे हैं, ये पी ले जा रहे हैं। ब्याज दर गिरी तो मांग और बढ़ गई, ब्याज दर गिर के बी हो गई तो मांग बढ़ के क्यू हो गई। ब्याज दर और गिरी, मांग और बढ़ गई, सी हो गई तो मांग बढ़ के आर हो गई। और अगर इसके बाद भी ब्याज दर गिरती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि ब्याज दर गिरने पर भी और ब्याज दर गिरी, लेकिन यहां जाकर के ये, अब देखिए ब्याज दर और गिर रही है, यहां पर डी हो गई तो मुद्रा की मांग बढ़ी है, यहां भी ये चल रहा है, टीम एस में चली गई और ब्याज दर गिरी, तो अब इसके बाद ब्याज दर गिरना संभव नहीं है, क्योंकि यह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके बाद ब्याज दर गिराना संभव नहीं है। अर्थात कोई भी बैंक जो किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को, किसी निवेशक को लोन देगा तो वह अपना घाटा करके लोन नहीं दे सकता है। लगभग जैसे हम बैंक का लोन देने का सिस्टम क्या है, हमारा पैसा जमा किया बैंक ने, हमको 3% 4% ब्याज दिया, बाकी पैसा बैंक ने किसी और व्यक्ति को लोन दे दिया, उसमें से हम उससे कितना पैसा लिया, उससे 10% 8% ब्याज लिया, तो वो बैंक की कमाई है, बैंक की इनकम वहां से होती है। तो बैंक एक लिमिट के बाद ब्याज दर कम नहीं कर सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी मुद्रा की मांग बढ़ती जा रही है। देखिए अभी मुद्रा की मांग और बढ़ रही है, मुद्रा की मांग और बढ़ रही है। यह है स्थिति तरलता जाल की स्थिति, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। यह स्थिति है तरलता जाल की। कहां से? यहां से शुरू हो रही है, जो इतना बड़ा पोर्शन है, यहां से तरलता जाल की स्थिति शुरू हो गई। इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल की स्थिति, जहां पर अर्थव्यवस्था फंस जाती है तो वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्याज दर गिर नहीं सकती है, लोगों को इन्वेस्ट करने का एक मोटिव था वह भी नहीं रहता है, तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं और अपने पास पैसा जमा बचाए रखते हैं। और तो कीन्स ने इसको बढ़ाने के लिए कहा कि और मनी सप्लाई बढ़ाओ बाजार में, या जो, क्योंकि इस समय सारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारी बाजार को नियंत्रित करने वाली आरबीआई की पॉलिसी है, वह भी फेल हो जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि इससे ब्याज दर गिर नहीं सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए तो कीन्स ने यह दिया सुझाव कि इसको हम और मनी सप्लाई बाजार में बढ़ा दें, ताकि इसके बाद कुछ थोड़ा सा उत्पादन कार्य शुरू हो और यह अर्थव्यवस्था इससे बाहर निकले। तो यह इस जो तरलता जाल की स्थिति है, इसको और अच्छा समझने के लिए आपको एक बार फिर इसमें लाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे साख निर्माण और केंद्रीय बैंक के जो साख नियंत्रण के जो कार्य हैं, जब ये समझ में आएंगे तरलता जाल, उस समय आपका अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद अपना सारा काम भी कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई का यही एक माध्यम है। तो ठीक है, इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में सामाजिक दूरी बनाए रखिए। थैंक यू।